राजस्थान के अंदर वो टिकट बांटने का काम करते थे, केंद्र की राजनीति करते थे, तो परिवार कैसे पिछड़ गए हैं? ऐसा कौन व्यक्ति आपको भाजपा में नजर आता है जो इस रथ को रोक सके, जो इनको हरा सके? सरदार सिंह में ऐसा कौन नेता है जो अनिल शर्मा को रोक सकता है? ग्राउंड पर नजर नहीं आते हो, आप जयपुर में जाके बैठ जाते हो, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है, जब चुनाव सर पर आता है, तो आप पैराशूट उम्मीदवार की तरह आ जाते हो सरदार शहर में और टिकट की मांग करने लगते हो। में अशोक जी पीछा उनके लिए सबसे कमजोर उम्मीदवार साबित होते हैं। आरएसएस भी एक कारण है जिसकी लिस्ट में उनका नाम होता है। वो जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज के वर्ग से आते हैं, वो चंदा देने के लिए फेमस है। तो बहुत सारा चंदा हम लोगों को आगे काम करने के लिए पार्टी को मिल जाता है, उनको भी मिलता है, उनकी पैरवी करने वालों को भी मिलता है। तो फिर आप इस बार उम्मीदवारी नहीं करोगे जब इतना सब इतना हमारे साथ भाजपा नेत्री सुशीला सारण हैं, जिन्हें हाल ही के अंदर फोकस भारत नाम के समाचार पत्र द्वारा प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया गया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका आगे का जो रास्ता है वो रहेगा राजनीति के अंदर, और इस अवार्ड मिला है इसे कैसे देखते हैं? मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्य न्यूज के अंदर। धन्यवाद। मैम, अभी हाल ही में आपका अवार्ड मिला है, कैसे देखते हैं? अभी जो अवार्ड मिला वो हमारी जो राजस्थान की 200 विधानसभा हैं, हर विधानसभा से इस फोकस भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन भी निकलती है। इन्होंने नरूका ने सर्वे करके और हर विधानसभा से एक महिला को चयन किया जिसका नाम सर्वे में आ रहा था। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि सरदार शहर से मेरा नाम इसके लिए चयनित हुआ। आपका नाम चयनित हुआ, आप लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, बेटियों के लिए काम कर रही है, शिक्षा से जोड़ने के लिए काम कर रही हैं, और क्या बेहतर आप कर सकते हैं इस क्षेत्र में? हमारा ये जो सम्मान था, मेरे कार्य को देखते हुए इसी तरह का इसका टॉपिक था इस कार्यक्रम का कि महिलाओं की भूमिका, भागीदारी और उसके बाद अवसर राजनीति में किस तरह देखती हैं, या महिलाओं को सभी पार्टियां किस तरह से देखती हैं। तो अभी महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम बहुत तेजी से भारत देश में चला है और अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में बार बार ये दावा किया जाता है कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और कार्य करने वाली महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा काम करने के बाद प्रतिस्वरूप। आपने राजनीति का जिक्र छेड़ दिया, तो राजनीति पर ही बात कर लेते हैं क्योंकि आप खुद राजनेता हैं। मैम, दौलतराम जी सारण, इस नाम से हर राजस्थानी परिचित हैं, थारके गांधी नाम से मशहूर थे, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जितना काम किया शायद ही राजस्थान में किसी और नेता ने किया। केंद्र की राजनीति करते थे, राजस्थान में बड़ा नाम था, और प्रदेश स्तर पर इनकी अच्छी खासी तूती बोलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका परिवार इतना पिछड़ गया जो राजनीति के अंदर आज देखे तो हाशिए पर है? मैं पहले तो उनका छोटा सा एक लाइन में उन्होंने जो शुरुआत की 22 से 23 साल की उम्र में स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर चलकर किसानों के लिए भी उन्होंने एक मंच बनाया, किसान यूनियन के नाम से राजस्थान किसान यूनियन उन्होंने स्थापना की। बालिकाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए स्पेशली ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनको शिक्षा का प्लेटफॉर्म कैसे मिले, उसके लिए उन्होंने यहाँ किसान छात्रावास की स्थापना की जो 40 साल से चल रहा है। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि कन्याओं को बाहर भेजा नहीं जा सकता जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो, और हर किसी का घर शहर में नहीं है ग्रामीण लोगों का। तो उनके लिए उन्होंने फिर इस कन्या छात्रावास की स्थापना की जहाँ पे कन्याएं गांव से आकर रहती हैं और अपने घर जैसा माहौल और घर जैसे खर्चे में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके जाती हैं और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी यहाँ रहती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता के समय से पहले जब हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, तब उन्होंने गायों की गोर या पशुओं का जो क्या बोलते हैं गौशाला टाइप, उनमें वो अपनी स्कूल चलाते थे और खुद शिक्षा भी देते थे और बाहर से गांव के लोगों के लिए उन पाठशालाओं को चलाने के लिए अध्यापक नियुक्त करते थे। इस तरह से उन्होंने 240 या प्रॉपर आंकड़ा मैं नहीं बता रही हूँ, आप इस पे नहीं जाइएगा, लेकिन उन्होंने वो स्कूल संचालन किए और बाद में वो गवर्नमेंट के सौंपे। और राजनीति में जब वो आए तो वो 10 साल सुखाड़िया कैबिनेट में मंत्री रहे, सबसे छोटी उम्र के। उसके बाद उनको किसानों को लेकर ही किसी मुद्दे पर ग्रीवेंसेज हुए मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया और वो निकल कर
निर्दलीय जीते डूंगरगढ़ से। उसके बाद जब इमरजेंसी लगी 1975 में, तो 19 महीने वो जेल में थे और जेल से ही उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा 1977 में जनता पार्टी से। वहां से वो केंद्र की राजनीति में आए और लगातार एमपी के चुनाव लड़के और केंद्रीय मंत्री के दर्जे तक पहुंचे, जो चूरू में आज तक एक इतिहास है। इतिहास है, वो ही मैं बोल रहा था कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भी आंदोलन लड़ा, विनोबा भावे के साथ भी आंदोलन लड़ा, राजस्थान के अंदर वो टिकट बांटने का काम करते थे, केंद्र की राजनीति करते थे, तो परिवार कैसे पिछड़ गया उनका? वो ही सवाल था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आपको अधिकार दिए जाते हैं, चाहे पार्टी हो, चाहे आप सामाजिक सरोकार में काम कर रहे हैं, तो अपने और अपनों के लिए ही काम करेंगे, तो वो नाम नहीं हो पाएगा जो दौलत राम जी का हुआ। तो वो इस नाम के लिए जाने जाते हैं कि उनसे ज्यादा ईमानदार कोई हो नहीं सकता और उनसे ज्यादा लोगों के लिए काम करने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, नहीं, जैसा कि बिल्कुल अन्य भी। पार्टियां बढ़ाती है। उन्होंने कहा मेरे रहते हुए परिवार को टिकट मैं कभी नहीं दूंगा, और बाकी लोगों को टिकट पे दिया। 2 से 3 हजार एमएलए भी बनाए होंगे जो आज कहीं कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार में किसी को ब्रेक नहीं दिया। ब्रेक नहीं दिया। तो आपका राजनीति में कैसे पदार्पण हुआ? जब मैंने देखा कि पहले तो ये सोचा कि संतान है, वो इतने बड़े नाम को, इतने बड़े काम को आगे फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन जब देखा कि उनसे किसी से नहीं हो पाया और नाम तो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, तो मेरी इच्छा जागृत हुई, क्योंकि मैं थोड़ा अलग विचार रखती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने राजनीति ज्वाइन किया, फिर सक्रिय राजनीति में आई, और ये आफ्टर 40 यानी 40 साल के बाद। हाँ जी। तो उस समय से मैं लेकर आज तक काम कर रही हूँ। इसलिए काम कर रही हूँ कि उन्होंने जो नाम और काम किया वो जिंदा रहे, लोगों के बीच में हम खड़े रहेंगे तो उनको याद भी किया जाएगा, उनके कामों का अनुसरण भी किया जाएगा। लेकिन आप टिकट पिछली दफा भी मांग की थी, आप 2018 के अंदर ही मांग की थी, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली। उसके बाद आपने निराशा भी जाहिर की थी। क्या वजह रही, क्यों नहीं मिली टिकट आपको? पैनल में नाम 2 ही लोगों के होते हैं, एक जिसके संगठन में या जिसके नेतृत्व में क्षेत्र की कार्यवाही चल रही होती है पार्टी की, और दूसरा ये कि अगर उसको पसंद नहीं कर रही है जनता, तो टिकट को शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट किया जाए तो सर्वे के आधार पे जिसका नाम आता है उसको स्थान दिया जाता है। तो 6 सर्वे पिछली वसुंधरा जी सरकार में करवाए गए। पर्सनल सर्वे भी मैडम का था। आईबी का सबसे इम्पोर्टेंट सर्वे माना जाता है। उस सर्वे में 1 नंबर पे मेरा नाम था, बतौर महिला नहीं, बतौर प्रत्याशी। जो जीतने वाला प्रत्याशी कहलाता है, उसमें मेरा नाम था। क्यों? क्योंकि काम बोलता है, नाम तो था ही पीछे, लेकिन उस नाम के मुताबिक और पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार मैंने महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बनकर काम आपने एक किया। इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं टिकट फाइनल हो चुकी थी, लेकिन अचानक से कट गई। वो क्या किस्सा था? जब मैडम को नामांकन करने जाना था, अपना नॉमिनेशन फाइल करने वो जा रही थी, तो उस समय मॉर्निंग में मीटिंग रखा मैडम ने, और 34 नाम डिसाइड नहीं हुए थे। लास्ट फाइनल लिस्ट निकलनी थी, उसमें सरदार शहर भी था। तो मैडम ने बोला कि ये टिकट यहाँ से फाइनल की जाए, क्योंकि हमें 6 टिकट में से 2 एक ओबीसी समाज को देनी होती है, और एक जो है वो 6 में से महिला को हम देते हैं, आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे सर्वे आंकड़े भी इनके पक्ष में हैं। ये सीट निकाल रही हैं, ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है पार्टी में, और जीत रही हैं। तो ये यहाँ से सरदार तो शहर टिकट कटी कहाँ फिर आपकी? शाम को दोबारा से मंथन मीटिंग वापस से होती है मैडम के लौट के आने के बाद, और सेंटर से मिनिस्टर आते हैं, उनको आदेश मिलता है कि दोबारा जाइए और इस पे दोबारा मंथन कीजिए। तो रात को मीटिंग चलती है 8 बजे बाद, और 12:15 बजे तक मीटिंग चलती रहती है। लेकिन आपके विरोधी हैं मैम, वो ये कहते हैं भाजपा के नेता कि आप ग्राउंड पर नजर नहीं आते हो, आप जयपुर में जाके बैठ जाते हो, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है, जब चुनाव सर पर आता है, तो आप पैराशूट उम्मीदवार की तरह आ जाते हो सरदार शहर में और टिकट की मांग करने लगते हो। इन आरोपों को आप कैसे देखते हो? विरोधियों का काम होता है विरोध करना, चाहे वो पार्टी में हो चाहे सामने के लोग हों। सामने लोगों को विरोध करने में पे होता है कि इनको टिकट मिलता है तो हमें मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और वो एक परिवारवाद से लगातार एक ही परिवार को टिकटें मिल रही हैं, और हमारे यहाँ परिवारवाद का नाम ही नहीं है, तो हमारी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहती, तो उस नाते भी मेरा नाम 1 नंबर पे था। तो विरोधी मेरी पार्टी के जो कॉम्पिटिटर हैं, वो अगर ऐसा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं दावेदार प्रबल हूँ।
और ये प्रबल दावेदारी के तौर पे ही मुझे सम्मानित किया गया। आप ग्राउंड पर जाते हो गाँव देहात में? मैं गांव देहात 3 जो चुनाव होते हैं, एक विधायक का होता है, मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं घर नहीं बैठती हूँ। उस उम्मीदवार के साथ सुबह से शाम तक गांव में मीटिंगों में रहती हूँ, मेरी स्पीच होती है, हर लोग महिलाएं मुझे पहचानती हैं चूल्हे तक। 2008 में हम भी आपके साथ गए थे कुछ गाँव में। देखा होगा आपने। तो वो काम कार्यक्रम में लगातार जारी किए हुए हूँ। उसके साथ मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है, उन कार्यक्रमों को मैं करती हूँ। उसके साथ मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, हर मीटिंग में मौजूद रहती हूँ। धरातल कैसा होता है, मैं धरातल पे नहीं हूँ तो बाकी लोग कैसे धरातल पर हैं। मुझे तो ग्रामीण लोग बहुत पसंद करते हैं, शहर के लोगों से मैं कम्युनिकेट करती हूँ, हर आदमी मुझे कोऑपरेट करता है कि हाँ काम करती हैं। ये अप्रिशिएशन हर जने के मुंह से आप सुनने को मिलेगा। पहला चुनाव आपने शायद जिला प्रमुख के लिए लड़ा था, वो चुनाव का क्या किस्सा था? वो महिला सीट थी रिजर्व जिला प्रमुख के लिए। तो पार्टी में मैं उस समय आई थी, 20 से 25 दिन मुझे पार्टी ज्वाइन किए हुए हुआ था। जिला परिषद के चुनाव आ गए तो सामने पढ़ी लिखी महिला उम्मीदवार कांग्रेस में उतारी गई। बड़े कद्दावर नेता की वो पत्नी थी और मेरी भाभी लगती थी। उनका नाम भी बोल दीजिए। कनक बुढ़ानिया। और नरेंद्र बुढ़ानिया जो हैं वो बहुत बड़े कांग्रेस में नेता हैं, एमपी रहे हैं, राज्यसभा से रहे, उस समय भी राज्यसभा सांसद थे। तो वो जिला परिषद का चुनाव लड़ने यहाँ सदाशहर से उतरी थी जिला प्रमुख के प्रत्याशी के तौर पे, उनको प्रोजेक्ट किया गया था। तो पार्टी को भी फिर उसके लेवल का अनुरूप ही उम्मीदवार चाहिए था। तो फिर वो मैं ताजा ही ताजा पार्टी में आई थी, बड़े पीछे बड़ा नाम था, पढ़ी लिखी भी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको जिला परिषद का चुनाव प्रत्याशी के तौर पर, जिला प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब आप सक्रिय राजनीति में शामिल हुई? तब मैं शामिल हुई और मैंने गांव ढाणी सब छानी और मैंने मेरे मुंह से एक एक गांव में वोट मांगा। तो मैं धरातल पे नहीं थी, सबने कहा पैराशूट नेता आए हैं, थोड़े दिन आए हैं, चले जाएंगे। मैंने कहा देखिए धैर्य रखिए, आए हैं जाएंगे नहीं, आपको मरते दम तक दिखाई देंगे और काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है मैम, लगातार सरदार शहर में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का हाथ मजबूत है। भंवरलाल जी थे दिवंगत, वो लगातार जीतते आए, अब अनिल शर्मा जी जीत के आए हैं। ऐसा कौन व्यक्ति आपको भाजपा में नजर आता है जो इस रथ को रोक सके, जो इनको हरा सके? सरदार शहर में ऐसा कौन नेता है जो अनिल शर्मा को रोक सकता है भाजपा में? भाजपा में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये कार्य किया जाता है कि कमजोर उम्मीदवार सामने, परिवारवाद वाले परिवार के सामने हल्का उम्मीदवार कैसे प्रोजेक्ट किया जाए कि उनको जीतने में आसानी हो। ये मैं एक आरोप लगा रही हूँ और ये आरोप सत्य है। आपका कहना है मतलब खुद कांग्रेसी नेता ही भाजपा के अशोक पिंचा का नाम आगे करते हैं? हाँ, और हमारे नेता उसको आगे बढ़ावा देते हैं कि हाँ इन्हीं को दी जाए टिकट, निकालेंगे तो ये निकालेंगे। तो कितनी बार आप विश्वास करेंगे कि ये टिकट निकालेंगे? अब 6 बार लगातार वो टिकट नहीं निकाल पाए हैं और पब्लिक कहती है कि टिकट तो ये ले आएंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। आपने इस इंटरव्यू के अंदर अशोक पिंचा जी का नाम खारिज कर दिया, लेकिन आपने वो नाम नहीं बताया जो हरा सकता है कांग्रेस को। अभी सुशीला सारण के अलावा कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। हर मायने में मैं मात देती हूँ। सामने जो परिवारवाद और जड़ें जो राजनीति की एक ही परिवार में जमी हुई हैं, उसको निकाल के लाने का काम पनपाया भी हमने था तो खत्म भी हम ही करेंगे। हम ही खत्म करें। 6 साल के अनिल शर्मा जी कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? 6 महीने माफ कीजिएगा। 6 महीने के सामाजिक कार्यकाल में बहुत सारे काम जो करने चाहिए थे कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। वो अपनी ही लड़ाई में मशगूल हैं और उनको समय भी नहीं मिल पा रहा है कि वो जनता की आवाज, दुख दर्द सुने या कोई काम करके जाएं ताकि ये कहें कि हमने ये काम किया था। पहली बात तो उनके पास कोई सामान ही नहीं है। लड़ाई दंगे में उन्होंने इतने खर्चे किए हैं कि पब्लिक के लिए कुछ उनके पास बचा ही नहीं है। मैम एक सवाल ये कि प्रदेश के अंदर अशोक गहलोत जी को जादूगर कहा जाता है, लेकिन सरदार शहर के अंदर भी एक जादूगर है अशोक जी पिंचा। उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो घूमती है और टिकट उनके पास आ जाती है हर बार? ये सवाल पार्टी में फीडबैक बैठक में भी हमसे पूछा जाता है कि क्या कारण है कि बार बार बीजेपी की टिकट हार जाती है। तो मेरा प्रत्युत्तर में उनसे वापस से सवाल ही था कि मेरा एक सवाल है कि क्या कारण है कि आप उसी उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं? बार बार अगर हार जाती है तो ऐसी क्या जिद है कि आप उसी को टिकट दे देते हैं? तो फीडबैक में अशोक जी पीछा उनके लिए सबसे कमजोर उम्मीदवार साबित होते हैं। आरएसएस भी एक कारण है जिसकी लिस्ट में उनका नाम होता है। वो जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज के वर्ग से आते हैं, वो चंदा देने के लिए फेमस है। तो बहुत सारा चंदा हम लोगों को आगे काम करने के लिए
पार्टी को मिल जाता है, उनको भी मिलता है, उनकी पैरवी करने वालों को भी मिलता है। तो फिर आप इस बार उम्मीदवारी नहीं करोगे जब क्यों? इतना सब होता क्या है? पैसे से ही थोड़ी मिल रहा है सब कुछ, कभी कभी बिना पैसे के भी मिलता है, और ये दौर वो है जिसमें पैसे के बिना मिलेगा और देखकर मिलेगा कि टिकट निकालने वाला कौन है। चलिए ठीक है, एक उम्मीदवार और आए हैं सरदार शेख केंद्र, प्रहलाद जी सर, आप नाम सुना होगा, देखा भी होगा, काम लगा, उन्होंने कार्यालय भी खोला, उनकी उम्मीदवारी को कैसे देखते हैं आप? नाम सुना होगा, तो हमने नाम सुना अभी दिसंबर में जब उपचुनाव आया, उसमें 3 बजे एक नया बायोडाटा आया, तो सब में हल्ला गुल्ला मच गया कि ये एक नया बायोडाटा आया, सराफ आप जानते हैं क्या? मैंने कहा नहीं भैया, जब आप ही नहीं जानते तो हमने भी नहीं सुना नाम कहीं कि आया है बायोडाटा, तो कोई नहीं जानता था। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं अपने पैसे के दम पे कि उनको जाने, तो वो बहुत सारे भोज के आयोजन भी कर चुके हैं। वो गांव आप नहीं कर रहे क्या भोज का? हम भी आ जाएंगे। भोज का आयोजन जरूर करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे जो तरीका चल रहा है। मेरा तरीका सीता जी ने बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन उनका एक अपना खुद का कार्यक्रम था। खुद का कार्यक्रम था, और बहुत सालों बाद उन्होंने अपना नया मकान बनवाया, तो कायदा बनता था चलो वो तो आप कब करे भोज का आयोजन? मैं भोज का आयोजन अपने इस सरदार सर की राजनीति वैसे भी बूंदिया भुजिया के इर्द गिर्द ही रहती है, आपने देखा होगा। हाँ बताइए आप। मैं थीम से हटकर काम करने वालों में से आती हूँ। मैं बूंदिया भुजिया नहीं, मैं कुछ गुजिया भुजिया खिलाऊंगी आपको। जी बिल्कुल, हम गुजिया वुजिया खाएंगे। तो मैम अंतिम सवाल, क्या कहना चाहोगे सरदार सर की जनता को और बेटियों को? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप निरंतर कर्मशील रहिए, और कुछ हटकर जो हमें करना जरूरी है और जो हमारी मजबूरी है उससे हटकर कुछ काम करें, और जरूर करें, और एक नया आयाम स्थापित करें जिसके लिए आपको पहचाना जाए। तो ये थी सुशीला जी सारण, जिन्होंने काफ़ी काम किया महिलाओं के लिए और लगातार भाजपा से भी उम्मीदवार की दावेदारी करती है, उनका नाम भी चलता है, लेकिन ऐन मौके पे इनका नाम कट जाता है। एक बार फिर से इन उम्मीद है कि शायद इस 2023 के रण में भाजपा इन्हें सरदार शहर के अंदर कमल खिलाने की जिम्मेदारी दे। देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा इन पर कितना यकीन करती है। सरदार शहर से दिव्य न्यूज़ के लिए गजेंद्र सिंह।